I have this leftover piece from one of my old refurbishing project. I didn't want to let it go because the arc shape I was not used to of working on arc shape and this was completely a new thing to me. जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि इससे मैं साइड टेबल बनाऊं और इस आर्क को मैं ड्रॉर की तरह यूज़ कर लूं। ये जो साइड में आप जगह देख रहे हो उसको इसलिए छोड़ा है ताकि उसके साइड के पोर्शन में मैं 2 प्लाई फिक्स कर सकूं एज अ बेस। यहाँ पे मैं जिगसॉ यूज़ कर रही हूँ आर्क शेप को कट करने के लिए। आप एक सर्कुलर सॉ यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक आर्क शेप को सॉ से कट करना। जिगसॉ के साथ ये इशू है कि ये MDF बोर्ड तो काफ़ी इजीली कट कर देता है, बट जब आप स्ट्रॉन्ग प्लाईवुड कट करते इसमें आपको काफ़ी मेहनत लगती है और ये बहुत स्लोली कट करता है। कभी भी आपको अपने जिगसॉ को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, वो कट अपने आप करेगा और आपको जस्ट होल्ड करके रखना है और डायरेक्शन देना है। अब साइड के पोर्शन को मेज़र करके मैंने 2 छोटे से वुड कट कर लिए थे। अब उसको मुझे साइड में फ़िक्स करना है। साइड में फ़िक्स करने के लिए पहले मैं उस पे फ़ेविकॉल लगा रही हूँ। फ़ेविकॉल लगाना हमेशा बहुत ज़रूरी है, इवन दो आप कितने भी नेल्स यूज़ कर रहे हो। फ़ेविकॉल आपके किसी भी सरफेस को काफ़ी स्टेबल रखता है, नेल्स अकेले इतना स्टेबल नहीं रख सकता। मैं हमेशा फ़ेविकॉल लगाने के बाद एक बार साइज़ ज़रूर चेक कर लेती हूँ ताकि नेल्स को फिक्स करने के बाद साइज़ छोटा बड़ा और इधर उधर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट साइज़। अब इसके ऊपर हमें एक और कवर लगाना है जो कि बेस और टॉप सरफेस को क्रिएट कर रहा है ड्रॉर के बीच में। सेम फ़ेविकॉल लगाकर उसके बाद मैं उस पर टॉप सरफेस को रखूँगी और नेल गन से इसको सिक्योर कर लूँगी। अगर आपके पास नेल गन नहीं है तो आप सिंपली नेल्स एंड हैमर भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो ऐसे केसेस में नेल्स यूज़ होते हैं वो 20 mm 17 नंबर के नेल्स होते हैं। आप चाहो तो लंबे नेल्स भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आप जो फर्नीचर बना रहे हो उसमें नेल्स जाने की कितनी जगह है। यहाँ पे जो मैं नेल यूज़ कर रही हूँ नेल गन में वो 30 mm का है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ड्रॉर सही आ रहा है या नहीं। ये बिल्कुल परफेक्टली अंदर जा रहा है और बैक पोर्शन में मुझे कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ड्रॉर के साइड में जो उठा हुआ भाग है वो ड्रॉर को पीछे नहीं जाने दे रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड फिलर से सारे गैप को अच्छे से फिल करना। आप ये देख सकते हो मैंने स्क्रैपर यूज़ करके अप्लाई किया था इसलिए इतना स्मूथली अप्लाई हुआ था। जितना स्मूथली आप अप्लाई करोगे उतना कम मेहनत लगेगा आपको सैंडिंग वाले पोर्शन में। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको सबसे अच्छे से काम करना है अगर आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए। कई बार होता है मुझे लोग बोलते हैं मेरे से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। पेंटिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है उसमें स्किल चाहिए, बट जो सैंडिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम देना है, एक एक पोर्शन को सैंड करना है और उसके फ्लैट सरफेस को एक बार टच करके भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी उठा हुआ पोर्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो कोई भी इम्परफेक्शन वो छुपने की जगह और उभर के ऊपर आता है। तो आप छोटा सा भी पोर्शन अवॉइड करोगे सैंडिंग में पेंट करने के बाद वो कम्प्लीटली विजिबल होगा। जहाँ तक ये टूल जा पा रहा है वहाँ तक हमने टूल से किया, उसके बाद हमें हाथ से भी करना पड़ता है। काफ़ी डिफरेंट टूल्स आते हैं बट मैं बहुत ज़्यादा टूल्स अभी मैंने नहीं रखा तो बहुत सारे काम मुझे मैनुअली ही करने पड़ते हैं। ये रहा सैंडिंग के बाद का मेरा लुक। अब मेरा फेवरेट पार्ट पेंटिंग। मोस्टली पोर्शन टॉप एंड बॉटम यहाँ प्लाईवुड का है और ये जो ड्रॉर का टॉप पोर्शन है ये विनीर नहीं है, ये फॉक्स पॉलिश है जो कि प्लाईवुड पर डायरेक्टली किया गया है पुराने वाले फर्नीचर पर। इस पे हमें प्राइमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं एनी स्लोन चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेग्स मैंने लोकल स्टोर से लिया था, अगर आप दिल्ली में हो तो मैं शायद नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके बाद इसको मैंने अमेज़ॉन से लिए हुए कनेक्टर से ऐड किया क्योंकि वो कनेक्टर साथ में देना भूल गया था, ऐसे वो नॉर्मली कनेक्टर प्रोवाइड करता है। सो कनेक्टर से मैंने टेबल में सारे लेग्स को कनेक्ट किया। उसके लिए मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है और ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन से पहले थोड़ा सा छेद कर लें और फिर स्क्रू ड्राइवर नॉर्मल मैनुअल वाला यूज़ करके आप उसमें स्क्रू को टाइट कर दें। बट हाँ, स्क्रू ड्राइवर से काम बहुत आसान हो जाता है तो आई विल सजेस्ट कि आपको स्क्रू ड्राइवर तो ज़रूर लेना चाहिए। ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था। अब अच्छे से चारों लेग्स करने के बाद मेरा फर्नीचर पेंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब पेंट के लिए मैं एनी स्लोन चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये पेंट बहुत महंगा है, कोई और पेंट का सजेशन दे दो। ऑनेस्टली मैंने यही पेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। हाँ, ये कॉस्टली लगता है बट एक्चुअली जब आप 1 लीटर ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हो तो छोटे कंटेनर के कंपैरिजन में प्राइस थोड़ा सा कम पड़ता है।
बेस्ट बात ये है कि इसका आप देख सकते हो ये इतना हाईली पिगमेंटेड है कि अगर नॉर्मल पेंट अगर आपको 3 कोट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे शायद 1 टू मैक्सिमम 2 कोट्स अगर आप प्लाईवुड पे कर रहे हो और विनील लगे हुए प्लाईवुड पे कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 कोट्स में आपका काम हो जाता है। तो अगर आप प्राइस कंपैरिजन करोगे उस हिसाब से तो आपको एनी स्लोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। बट बड़े साइज़ का कंटेनर लेने में बस ये इशू आता है कि आप एक फर्नीचर में तो वो पूरा यूज़ हो नहीं पाएगा, तो आपको शायद सेम कलर के अलग अलग बहुत सारे फर्नीचर पेंट करने पड़ सकते हैं। या फिर एक और बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, एनी स्लोन चॉक पेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके न्यू कलर भी बना सकते हो। तो मोस्टली मैं बचे हुए पेंट्स के साथ यही करती हूँ अगर मुझे सेम कलर के बहुत सारे फर्नीचर्स नहीं बनाने होते हैं तो। मेरा काम तो यहाँ सिंगल कोट में ही हो गया। अब ड्रॉर पे आते हैं। हमेशा मैं पहले ब्रश यूज़ करती हूँ ताकि मैं ट्रे में बहुत ज़्यादा पेंट ना वेस्ट करूँ, और उसके बाद स्पॉन्ज रोलर, हाई डेंसिटी का स्पॉन्ज रोलर लेके मैं उसके ऊपर एक बार रोलर को रोल कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो फिनिशिंग आती है वो कम्प्लीटली रोलर वाली लगती है, बट जो पेंट रिक्वायरमेंट होता है वो ब्रश का होता है, जो कि कम होता है। इसमें आपका रोलर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रश की क्वालिटी से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं ट्रांसफ़र शीट पे। मैंने ये ट्रांसफ़र शीट को 3 साइड में कट कर लिया है। कौन सा शीट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस पर मैंने पहले प्लेस करके चेक कर लिया है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जैसे भी प्लेस कर रहे हो एग्जैक्टली उसका मिरर फॉर्म होता है आपके सर्फेस पे, क्योंकि आप स्टिकर को कम्प्लीटली उल्टा लगाते हो। तो आप जब भी ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। अब उस पर मैं ये अच्छे से प्लेस करके उसको पकड़ लेना है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए एक बार सरफेस पर चिपकाने के बाद। फिर आप कोई भी स्पॉन्ज लेकर उस पर डैब डैब करके उसको अच्छे से वाटर से गीला करोगे, पीछे से हल्का प्रेस करते हुए। कहीं भी ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कहीं भी वाटर अगर आपका मिस हो गया और सरफेस पूरा से गीला नहीं हुआ तो वहाँ पर पर्टिकुलरली उस पोर्शन पे आपकी शीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और आपका लुक बिल्कुल भी नीट नहीं लगेगा। तो इसको अच्छे से आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से हर जगह से उसको वेट किया, और जो भी पानी बाहर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको जस्ट नॉर्मली आप पहले उसको कोई भी ड्राई कपड़ा लेके उसको क्लीन कर लो। अब एक बार में कॉर्नर पकड़ के धीरे धीरे आप शीट को हटा दो। आप यहाँ पे देख सकते हो इतना सुंदर पैटर्न बन गया है, बट सेम मिरर इमेज फॉर्म में। सो बाकी दूसरे वाला भी जो है, मैंने जो लेफ़्ट में सोचा था वो मैं राइट में लगाया, और राइट में जो सोचा था वो मैंने लेफ़्ट में रखा है। इसके बाद मैंने एनी स्लोन के ही लैकर से इसको अच्छे से कवर कर दिया। यहाँ पे मैं ड्रॉर पर वैक्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैक्स को हमें प्रेस करके लगाना पड़ता है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये ट्रांसफ़र शीट का पैटर्न ख़राब हो। बाकी के ड्रॉर के पोर्शन पे मैं एनी स्लोन का क्लियर वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कलर कितना ब्यूटीफुली चेंज होता है। जब भी आप कोई कलर करोगे और कलर करके वैक्स नहीं लगा रहे होगे, शायद आपको लगेगा ठीक है, इट्स एन ऑर्डिनरी पेंट ओनली, बट आफ्टर अप्लाइंग वैक्स इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आपको वैक्स को ऐसे ही ब्रश में लेके प्रेस करके लगाना, और एक्सेस जो है आप उसको ईज़िली कोई भी ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पता नहीं मेरा मन हुआ एक्सपेरिमेंट करने का गोल्डन वैक्स के साथ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंटिक लुक देने के लिए इस वैक्स को इसके सारे एजेस पर अप्लाई किया और लेग्स के बॉटम पोर्शन पे अप्लाई किया। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा एंटिक लुक आ रहा था, बट ठीक है, आई डोंट नो, पहले भी सही लग रहा था। तो आप बताओ मुझे वैक्स अप्लाई करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत मिनिमल से टूल्स यूज़ किए हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।